मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के नामकरण की समस्या और वीर गाथा काल नामकरण की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को ये जो टॉपिक है, शीर्षक है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ आलोचक इसमें वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा काल कहने के पक्ष में हैं, लेकिन सिद्धों और नाथों की रचनाएं इस परिधि में नहीं आ सकती। अतः वीर गाथा काल ने कहकर कुछ ने इसे आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को दो कोटियों अपभ्रंश और देशभाषा में बांटा है। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। और जो साहित्य की कोटि में गिनी जा सकती हैं, वे कुछ फुटकल रचनाएं हैं, जिनसे कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। उनके मत में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में से केवल खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं वीर गाथात्मक हैं। विद्यापति पदावली तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं वीर गाथात्मक हैं। इस युग में राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे। इसलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। इस सुरक्षित साहित्य के आधार पर वीर गाथा काल नाम ही संगत प्रतीत होता है। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई, उसके अनुसार शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है, उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं और कुछ तो केवल नोटिस मात्र हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण वीर गाथा काल किया है, वे हैं विजयपाल रासो नलसिंह, हमीर रासो शारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय, बीसलदेव रासो नरपति नाल्ले, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर, परमाल रासो जगनीक, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इन रचनाओं में से अधिकतर अप्रामाणिक एवं नोटिस मात्र हैं। खुमान रासो को शुक्ल जी ने पुराना माना था, जबकि श्री मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल संवत 1730 और 1760 के बीच माना है। इस प्रकार बीसलदेव रासो भी संदेहास्पद है। शुक्ल जी ने भी इस ग्रंथ को ग्राह्य नहीं समझा, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। अमीर रासो तथा भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश आदि रचनाएं नोटिस मात्र हैं। पृथ्वीराज रासो भी अप्रामाणिक रचना है। जगनीक का काव्य प्रचलित लोकगीतों के रूप में है, अतः इसे भी नोटिस मात्र ही समझना चाहिए।
अभिप्राय यह है कि जिन ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया वे या तो नोटिस मात्र हैं या बाद में लिखे गए हैं। दूसरे, शुक्ल जी ने धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर साहित्य की कोटि में नहीं रखा, किंतु जिस धार्मिक साहित्य में प्रेरक शक्ति हो और जो रचनाएं मानव मन को आंदोलित करने में समर्थ हों उनका साहित्यिक महत्व जुठलाया नहीं जा सकता। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निस्संदेह उत्तम काव्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्यत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाए तो तुलसीदास का रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। भविष्यत कहा धार्मिक कथा है, लेकिन इस जैसा सुंदर काव्य उस युग में अन्यत्र कहाँ। संक्षेपतः सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही नामकरण किया था। नवीनतम खोजों से जो ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उनकी प्रवृत्तियों को भी नामकरण निर्धारित करते समय ध्यान में रखना होगा। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिन रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा गया है वे किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि चारण भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवृत्ति को ही स्पष्ट करते हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम वीर गाथा काल रखा जाए तो राजस्थान में आज भी वीर गाथा काल ही है, क्योंकि ये लोग आज भी उत्साह से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि उन ग्रंथों में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग है, इसलिए चरित नायक और रचयिता समकालीन थे यह कहना भी भ्रमपूर्ण है। यह तो काव्य रचना की एक शैली है। राजस्थान में चारण भाट आज भी इस शैली का प्रयोग करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत में इस कालखंड को का नाम उन्होंने बीजरोपण काल रखा है। तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और उसके साथ उस नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। राहुल सांकृत्यायन का मत, विषय वस्तु की दृष्टि से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामंत युग नाम सुझाया है। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। सामंत काल में सामंत शब्द से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राज स्तुतिपरक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस सिद्ध सामंत युग में सभी धार्मिक और सांप्रदायिक तथा लौकिक रचनाएं नहीं आती। दूसरे, राहुल जी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। साथ ही इस युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सिद्ध सामंत युग नाम भी तत्कालीन साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने
हिंदी साहित्य का आरंभिक काल संवत 750 से संवत 1375 तक माना है और इसके दो खंड ये हैं, संधि काल व चारण काल। संवत 750 से संवत 1000 तक की जैन, सिद्ध और नाथपंथियों की कविताओं को संधि काल में रखा है और संवत 1000 से संवत 1375 तक के काल को चारण काल के नाम से पुकारा है। संधि काल के मूल में धार्मिक भावना है। युग दो युग धर्मों और दो भाषाओं का संधि युग है, अतः यह नाम कुछ यथार्थ प्रतीत होता है, परंतु चारण काल वीर गाथा काल की तरह ही सदोष है, क्योंकि इस काल के भीतर गिनाई गई चारणों की रचनाएं प्रामाणिक नहीं हैं तथा 18वीं शताब्दी तक की रचनाओं को इस काल में सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि इस काल की सीमा संवत 1375 तक ही मानी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल सुझाया है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन्न, परंपरा विनिर्मुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्व सीमा निर्धारित नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता, तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं। अंत में किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक संगत प्रतीत होता है।